आदाब दोस्तों, वादे के मुताबिक आज हम हाजिर हैं कृष्ण बलदेव वैद की कहानियों पर अपनी एक गुफ्तगू लेकर। इसमें हम उनके फिक्शन और उसमें भी खास तौर पर कहानियों पर बात करने जा रहे हैं। इससे पहले जरूरी है कि कृष्ण बलदेव वैद के बारे में कुछ बातें आपको बता दी जाएं। कृष्ण बलदेव वैद हिंदी के मशहूर लेखक हैं। उनका जन्म 27 जुलाई 1927 को हुआ और 6 फरवरी 2020 को उन्होंने इस दुनिया से कूच किया। कहानी, नॉवेल, ड्रामा के अलावा डायरी लेखन की अपनी अनोखी कला में उनका कोई सानी नहीं है। उनको पढ़कर अंदाजा होता है कि वो अपनी तरह के लिखने वाले, अपने जमाने के और बाद के लेखकों में भी सबसे अलग और मुनफरिद फिक्शन राइटर रहे हैं। उनके लिखने को बहुतों ने उनके जमाने में पसंद किया और कई एक ने नाक भौं भी चढ़ाई, मगर उनका कलम उसी रवानी से चलता रहा। उनकी किताबों के तर्जुमे उनकी अपनी ही जिंदगी में अंग्रेजी और इतालवी जबान में होने लगे थे। आज उनकी कहानियों पर बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ पूजा भाटिया भी मौजूद हैं। तो मैं चाहूंगा कि अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं पूजा से ही जानूं कि कृष्ण बलदेव वैद की कहानियों को पढ़ने का उनका अनुभव कैसा रहा। जी पूजा। आदाब दोस्तों। जैसा कि तसनीफ ने कहा कि वे वैद जो हैं वो बहुत मुनफरिद लेखक रहे हैं। वैद के तसनीफ मुझे लगा कि जितनी भी कहानियां मेरी नजर से गुजरी, वैद के जी। अमूमन सभी किरदार हम्म। खुद में मुब्तला हैं। हाँ। वो अपने आप से, अपनी खामोशी से, अपने एकांत में अपने आप से बात करते हैं। तुम्हें क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल उनके किरदारों के यहाँ तो ये चीज़ नज़र आती है, बल्कि मुझे तो बहुत कुछ ऐसा महसूस होता है कि कृष्ण बलदेव वैद जो है वो अपने मतलब दूसरे कहानीकारों के मुकाबले में उनके यहाँ जो है वो एक किरदार जिसमें कहीं न कहीं हमको वैद की झलक दिखाई देती है, वो बहुत ज़्यादा है। वो इतना ज़्यादा झलकता हुआ है कि और वो उसको उजागर होने से कहीं रोकते भी नहीं हैं। जैसे कि मेरा दुश्मन कहानी की अगर हम बात करते हैं, जो कि अदबी दुनिया पे हमने अपलोड भी की है, हमारे दोस्त जी। चाहें तो सुन सकते हैं। तो उस कहानी में मुझे लगा कि जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, जो एक उन्होंने एक मेटाफर तराशा है, एक किरदार बनाया है, वो किरदार कहीं न कहीं खुद कृष्ण बलदेव वैद की अपनी एक झलक दिखाई देता है। या हर इंसान वैसे तो वो हर इंसान पे वो कहानी पूरी उतर सकती है और हम सब कहीं न कहीं अपने दुश्मन अपने आप हैं। लेकिन मुझे लगता है ऐसा पूजा कि वो इतना स्ट्रांगली किसी को मैंने नहीं देखा, किसी राइटर को, कि वो अपनी एक छवि को या अपने एक साये को इतना मजबूती से और इतनी गहराई से वो साथ साथ शामिल रखे। बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। वैद ने कभी भी अपने लेखन को किसी भी प्रकार का कोई ऐसा आभासी या आवरण नहीं पहनाया कि वो कुछ और दिखे। वो हाँ। जैसे खुद थे, जैसे जी। अगर मैं बात करूँ, यूजुअली उन्होंने अमूमन भूमिकाएँ लिखने से वैद ने गुरेज़ किया है। हाँ। परंतु उनकी एक कहानियों के एक संग्रह के पहले उन्होंने जो भूमिका लिखी है, हम्म। उसमें उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू की तरह उसको लिखा है, जिसमें मैं और वह 2 हाँ। किरदार हैं। पूरा जब इंटरव्यू आपके ज़हन से गुज़रता है, तो आपको पता चलता है कि ये मैं और वह कोई और नहीं है। हाँ। ये वैद जो हैं अपने आप से बात कर रहे हैं। तो वो तमाम शको शुबह जो लोग, क्रिटिक्स, रीडर्स या जो भी उनके पढ़ने वाले रहे हैं, उन्होंने कभी उनके सामने रखे होंगे या कहीं से उन तक पहुंचे होंगे, वो तमाम क्वेश्चंस जो हैं, तमाम सवालात जो हैं, उन्होंने उस भूमिका में शामिल किए हैं और वो बिल्कुल। अपने आप से बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर एक सवाल उन्हें लंबे चौड़े पूछे हैं और उसका जवाब नहीं दिया है किसी भी तरह से। और जवाब उन्होंने कहीं नहीं दिया है। कहीं ये नहीं। ये एक सीधा-साधा सिंबल है कि आपके तमाम सवालात मुझ तक आते हैं और मैं जवाब जो है वो उन्होंने कहीं पर भी सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया। उनके सारे जवाब उनकी कहानियों, हाँ। उनके लेखों, उनके जो इंटरव्यूज़ रहे हैं, हाँ। उन्होंने उसको इनडायरेक्टली सारे जवाब दिए हैं, परंतु हाँ। बिल्कुल सीधे तौर पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। और मेरा मेरा मुझे लगता है मतलब वैद इतने मुखर हैं इस बात को कहने में और कि ना कुछ ना कह के कहने में कि एक कलाकार को किस तरह से अपनी कला के जरिए, अपने फन के जरिए लोगों तक पहुंचना चाहिए, ना कि वो उसके बारे में ज्यादा बात करे, ना कि वो उसके बिल्कुल। लोगों को उसके बारे में बताए कि भाई मैं अफसाना कैसा लिखता हूँ, मैं क्यों लिखता हूँ। मतलब वैद का उन सब चीजों में इतना इंटरेस्ट नहीं है। वो ज्यादातर कोशिश ये करते हैं कि जब आप उनकी कहानी पढ़ें, तब आप उस हुँ, कहानी के जरिए वैद को जानें और उस कलाकार को बिल्कुल। जानें।
बिल्कुल, बिल्कुल। उनके तमाम किरदार एक और चीज़ जो है वो बहुत मुखर तरीके से होकर कहते हैं कि वैद ने कभी पढ़े जाने के लिए नहीं लिखा। हम्म। उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन को, जो उनका निरीक्षण था आसपास के वातावरण का, माशरे का, क्या चल रहा है। मतलब आप ये देखिए कि उनकी 90% जो स्टोरीज हैं, 90% कहानियों में वो किरदार जो माशरे के हाशिए पर बैठे हैं या गायब हैं, हाँ। जिन पर हम किसी भी तौर कोई तवज्जो नहीं देना चाहते, वो उनके मुख्य किरदार रहे हैं। बिल्कुल। अव्वल मुख्य किरदार, दोयम वो मुख्य किरदार क्या सोचता है। मतलब हाँ। हम उसको बाहरी रूप से तो एक माशरे का हिस्सा होते हुए हम बाहरी रूप से उसे नकार सकते हैं, हम्म। पर उनकी कहानियां उनको बिल्कुल मरकज में लेकर आती है, मरकजी किरदार के रूप में, और फिर वो ये बताती है कि आप ये देखिए कि मरकजी किरदार क्या सोचता है, हाँ। और इनके बिना आपका माशरा कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ पर नजर आती है वो ये है कि भाई बाकी के जब हम किरदारों की बात करते हैं और लेखकों को पढ़ते हैं तो हम अक्सर ये देखते हैं कि उनके किरदार जो है वो अंदर से बाहर तक का सफर करते हैं। उनका हम्म। किरदार कहीं ना कहीं लिखने वालों से किसी वो पढ़ने वालों से किसी तरह कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि वैद के यहाँ ये बात बिल्कुल उल्टी है। उनके यहाँ किरदार अक्सर पढ़ने वाले से वो अपने अंदरून की तरफ सफर कर रहा है, वो अपने अंदर की बिल्कुल, तरफ जा रहा बिल्कुल। है। और ऐसा हम्म। महसूस होता है उसको पढ़ने पे कि वाकई वैद इस बात में पूरा यकीन रखते हैं कि जो कि उन्होंने अपनी एक भूमिका में कहीं लिखा भी है कि हम्म। मैं जो हूँ वो, जैसा कि आपने कहा कि वो किसी और के लिए नहीं लिखते थे, तो उन्होंने कहा कहा ही नहीं है बल्कि इसको करके दिखाया है कि वो कभी भी किसी कारी को, किसी पाठक को खुश करने के लिए नहीं लिख रहे हैं। उनका मकसद एग्जैक्टली। सारा यही है कि जो कुछ भी वो महसूस कर रहे हैं, चाहे वो दरमियाने दर्जे के लोगों की कहानी हो या निचले तबके के लोगों की कहानी हो या फिर आला तबके के लोगों की कहानी हो, उसमें उनका हम्म। किरदार की एक जो एग्जिस्टेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे वो हम्म। बहुत बहुत अच्छी तरह से वो बात करते हैं, कनेक्ट करते हैं और फिर उसको उजागर करते हैं। बिल्कुल, उन्होंने अभिव्यक्ति की प्राथमिकता को मद्देनजर रखते हुए सब कुछ कहा है, कहना हाँ। जरूरी है, और हाँ। वो भी अपनी शर्तों पर। बिल्कुल। वैद ने कहीं पर भी अपने लिखे से कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं किया। और हाँ। जो तसनीफ, एक जो बहुत खूबसूरत बात वैद की राइटिंग में दिखाई देती है, वो ये कि उनकी जो मनोवैज्ञानिक अप्रोच है, हम्म। एक मेल होते हुए, एक हाँ। मेल को जानना बहुत हम्म। आम सी बात है, पर एक मेल होते हुए एक फीमेल की मनोवैज्ञानिक तहों तक जाना, हाँ। उसके उसकी साइकोलॉजी को समझना। आप अगर उनकी दो कहानियों के बारे में मैं स्पेशली बात करना चाहूंगी। बिल्कुल। जी। एक उनकी पवन कुमारी का पहला सांप। हाँ। पूरी कहानी एक मोनोलॉग में चलती है, वो मोनोलॉग एक लड़की कह रही है जिसका नाम पवन कुमारी है। उसमें एक औरत कब, क्या, कैसे, क्यों हाँ। सोचती है, हाँ। उसके हर पहलू पर जितनी तवज्जो एक मेल होते हुए दी गई है, हाँ। अमूमन एक औरत तक उस चीज को एक्सेप्ट करने में हाँ। या एक्सप्रेस करने में हम्म। संकोच करती है। हाँ। इतनी खूबसूरती से उन्होंने उस कहानी को लिखा है। अगर हम उस कहानी के मेटाफर्स को लेकर, तुमने भी वो कहानी पढ़ी है? बिल्कुल पढ़िए। हमारे सुनने वाले भी, उनको भी मैं बता दूं कि पूजा ने उस कहानी को रिकॉर्ड किया और आप उसको जो है वो अदबी दुनिया पर सुन भी सकते हैं, पवन कुमारी का पहला सांप। जी पूजा। तो उस कहानी में जो जो खूबसूरती है उस कहानी की, कि एक औरत बंधन में रहते हुए भी किस हम्म। तरह आजाद होने की इच्छा रखती है। हाँ। एक एक लड़की शादीशुदा है, नई नई शादी हुई है उसकी, और वो अपने मियाँ के साथ जो है वो कहीं घूमने गई है। हाँ। वहां वो जिस तरह से अल सुबह जाकर के एक चट्टान पर लेट जाती है और वो ख्वाब देखती है कि वो उड़ रही है, हाँ। और वो ऐसे उड़ रही है कि किसी तरह का कोई बंधन उस पर काबिज नहीं है। हाँ। ये सारी चीजें जो हम मतलब ये मेटाफोरिकली देखते हैं। जी। मुझे ये बात समझ में आती है जैसे हम जब वैद की कहानियों पे इस तरह से बात करते हैं और पवन कुमारी का पहला सांप की जब बात हो रही है तो जाहिर है कि सांप एक मेटाफर है ही वहां पर। और पवन कुमारी मतलब वो जो एक लड़की है या औरत है वो जो वहां जा रही है, और मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं वैद इंसान की बुनियादी आजादी, जो कि उस आजादी को जो कि उससे कोई नहीं छीन सकता, इतना आजाद हर इंसान अपने अंदर है
कि वो हम्म। अगर उस आजादी में नहीं, अगर उसको आप एक काल कोठरी में भी कैद कर दें, तो भी वो अपनी आजादी को मतलब महसूस तो कर ही सकता है। उस हद तक की हम्म, आजादी को महसूस कर सकता है, उसको जी सकता है। और मुझे लगता है कि पवन बिल्कुल। कुमारी का पहला सांप में उस बुनियादी आजादी की बात की गई है, और साथ साथ में यही बात उनकी मुझे नजर आती है जो कि उन्होंने इंसान के की बुनियादी तन्हाई की बात की है, कि इंसान बहुत तन्हा है। इंसान हम्म। जितना तन्हा है, इंसान उतना ही आजाद है। हम किसी से भी मिल लें, किसी के साथ भी जिंदगी गुजार लें, वो लम्हे या वो हमारे अंदर की तन्हाई, वो हम चाहकर भी बांट नहीं सकते किसी से। क्यों? जब जो तन्हा पैदा होना है हमारा, जो कुछ नेचर का एक, इसको एक लॉ कह लें, एक उसूल कह लें, तो जो हम्म। इंसान की जो तन्हाई है, मुझे लगता है उसको बहुत शिद्दत के साथ महसूस किया है वैद ने, और बहुत शिद्दत के साथ बिल्कुल। उसको लिखा है। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा जी। कि ये जो मैं आजादी की बात कर रहा था, इस आजादी को हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी कहानियों में। जैसे अल्बert काम्यू का नॉवेल है स्ट्रेंजर, उसमें एक हम्म। किरदार है, वो किरदार उसको एक सजा हो जाती है, और फिर उसको सजाए मौत हो जाती है, वो काल कोठरी में है और मौत का इंतजार कर रहा है, सजा का इंतजार कर रहा है। लेकिन तब भी उसकी जो आजादी है, जिसको वो, अब वो तब तक जब तक वो महसूस कर सकता है, जो कि हम इस बात को इस तरह से लें कि सिसिफस को, जैसे कि कहा था हम्म। कि अल्बert काम्यू ने, कि मतलब इवेंचुअली सबको हैप्पी, उसको इमेजिन करना चाहिए हैप्पी। तो वो कहीं ना हम्म। कहीं एक इंसान अपने अजाब में भी, अपनी तन्हाई में भी अपनी उस आजादी को गंवाता नहीं है, उसको खोता हम्म। नहीं है, और खुश भी हो सकता है उसमें। ये मुझे हम्म। महसूस होता है। बिल्कुल, आपने जो तन्हाई पसंदगी की बात की, मैं जी। एक विशेष तौर पर एक कहानी का ज़िक्र करना चाहूँगी। वैद साहब ने एक कहानी कही है, रात की सैर। बिल्कुल। ए एक बूढ़ा दंपत्ति है, एक बूढ़े हाँ। दंपत्ति की कहानी है। इतनी खूबसूरती से एक बात उसमें कही गई है कि हम ताउम्र साथ रहे हैं, हाँ। पर अब हम बच्चे बड़े हो चुके हैं, अपनी-अपनी ज़िंदगियों में मुब्तला हैं। हम दोनों अकेले रहते हैं और हम दोनों इतने अकेले हो गए हैं कि वी डोंट इवन हैव एनीथिंग टू शेयर विद ईच अलोंग हम्म। ईच अदर। हम हमारे पास में एक दूसरे से अब बात करने को भी कुछ नहीं है, यहाँ तक कि कई दिनों से हमने एक दूसरे को नजर उठाकर, नजर भरकर देखा तक नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल। वहां पर वो वृद्ध व्यक्ति अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए रात उठता है और अपने घर ही में सैर करता है, बिल्कुल। और इसके बाबत उससे सवाल न पूछे जाएं, उसके जवाबात अपने जहन में तैयार करता तैयार करता है, बिल्कुल। है ना? और वो पूरी की पूरी कहानी जो है वो अपने आप से बातचीत है, उसमें कहीं कोई दूसरा किरदार जो है वो शामिल नहीं हो रहा। शामिल नहीं होता है, बिल्कुल सही तो बात। तन्हाई तन्हाई पसंदगी की ये इंतहा है कि आदमी अपने आप को किसी न किसी चीज में मुब्तला रहना इंसानी फितरत बिल्कुल सही बात है। है ना? तो वो वैद ने जो नब्ज पकड़ी है इंसान की। हाँ, लेकिन उस तन्हाई के अपने अंदेशे हैं। पूजा, आपको क्या लगता है कि जैसे मुझे पवन कुमारी में भी ये चीज दिखाई दी है, और रात की सैर की आप बात करें, उसमें भी ये चीज दिखाई दी है कि उसके अंदेशे हैं कि जिससे वो सबसे ज्यादा जुड़े हैं। वहां वो अपने हम्म। पति से जुड़ी थी, यहाँ ये अपने पत्नी, रात की सैर में ये बूढ़ा अपनी पत्नी से जुड़ा हुआ है, और ये हम्म। दोनों अपनी तन्हाई में भी उनको साथ लिए हुए हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं। हालांकि वो बेपरवाह होने की, लापरवाह होने की कोशिश कर रहे हैं, हम्म। लेकिन वो कहीं न कहीं उनसे इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि वो उनको अपनी तन्हाई में भी, मतलब वो उनसे आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं। वो उनके साथ, हम्म। उनसे घिरे हुए हैं, और हम्म। कहीं न कहीं इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से रात की सैर में वैद ने दिखाया है कि एक झलक दिखा दी है कि उनकी पत्नी पे भी क्या गुज़रती है और वो क्या सोचती हैं। हम्म। तो ये मुझे लगता है कि ये एक इंसान का दूसरे इंसान से जो कनेक्शन है, ये हम्म। मुकम्मल आज़ादी और मुकम्मल तन्हाई के बावजूद, क्योंकि इंसान कहीं न कहीं इस तरह से कुछ लोगों से जुड़ा हुआ होता है, हम्म। तो उस देखिए, फर्द की, उस शख्स की तन्हाई में दूसरा शरीक होता है। इस बात को भी वैद ने नज़रअंदाज नहीं किया है मेरे ख़्याल से। बिल्कुल। देखिए, एक बहुत ही बेसिक सा फ़लसफ़ा है तस्नीम, मुकम्मल आज़ादी आपको तब तक, आज़ादी का मानी आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप कहीं बंधे ना हों, हाँ, बिल्कुल। है ना? बंधन जो है वो आज़ादी का पूरक है। हाँ, एक सर्कल की तरह अगर हम समझें, हाँ, तो पवन कुमारी का जो हस्बैंड है, जो पति है, हाँ, उसके साथ वो अपना हकीकी जीवन गुज़ार रही है। हाँ, इसी बिल्कुल। तरह रात की सैर में वो वृद्ध दंपत्ति पूरे वक़्त एक-दूसरे के साथ होते हैं, हाँ, बिल्कुल। है ना? पर जिस तरह आज़ादी हमारी बेसिक ज़रूरत है,
उसी तरह से तन्हाई भी हमारी बेसिक जरूरत है। ये दोनों मिल करके एक दूसरे के साथ एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं। तो जब हम तन्हाई में होते हैं तो हम उन लोगों को कतई नहीं बिसार सकते जिनके साथ हम कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। बिल्कुल। तो वो कमोबेश किसी न किसी रूप में वो आपके सामने, चाहे वो सवालात के रूप में ही क्यों ना आए कि मैं तन्हाई में क्या सोच रही थी, ये मुझसे कोई पूछेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही। ये बेशक पूछने के लिए ही हम क्यों ना उसे अपनी तन्हाई में शामिल करें, पर हम करते हैं। इसी तरह जब हम अपनी आजादी में हैं, जैसे पवन कुमारी जब उड़ रही है तो वो ये सोच रही है कि मैं जल्दी से वापस अपनी चट्टान पर पहुंच जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पति वापस आकर मुझे उस अवस्था में वहां देख ले और कहे कि तुम अल सुबह यहाँ पर इस तरह क्यों पड़ी हुई हो। क्यों पड़े? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये इस पे हम बात कर रहे हैं और इसमें हम कनेक्शन की बात कर रहे हैं और कहीं न कहीं इंसान की तन्हाई की बात कर रहे हैं, प्रेम की बात कर रहे हैं और प्रेम की जब बात आएगी तो उनकी एक कहानी है, एक कुतुब मीनार छोटा-सा, जिसमें जी। उस कहानी में ज़ाहिर है कि जो नरेटर है, उसका वो मेल है और वो किस तरह से दोनों जानिब से सोच रहा है, मर्द और औरत दोनों की तरफ से वो सोच रहा है, वो कहानी जी। को बयान करता है और उसमें कहीं वो कुछ बातें ऐसी करता है कि भाई जो ये हमारा रिलेशनशिप है, जो उन लोगों का रिलेशनशिप है, उस नरेटर का और उसकी गर्लफ्रेंड का प्रेमिका का। या हाँ प्रेमिका का, तो वो जो कनेक्शन है उसमें एक उलझाव है, एक तरह का खौफ है, अंदेशा है, एक तरह हम्म। की झुंझलाहट भी है कहीं ना कहीं। उसको हम्म। पढ़कर आपको क्या महसूस हुआ? तसनीफ, ये कहानी मुझे इनकी पढ़ी गई तमाम कहानियों में थोड़ी सी ज्यादा पसंद है। शायद मैं बायस हो रही हूँ, अच्छा। मे बी इसलिए कि इस कहानी में जो एक सबसे उम्दा चीज मुझे जो लगी, उसमें एक रिलेशन को हम जो जिंदगी में हर चीज को रोमांटिसाइज करते हैं, हाँ। है ना, हर चीज को एग्जैगरेट करके उसका प्लस प्लस देखते हैं, उसमें क्या क्या खूबसूरती है। हाँ। पर जिंदगी में कोई भी जो चीज, मामला या कोई भी रिलेशन तमाम खूबसूरती के साथ नहीं आता। प्रो एंड कॉन्स हर चीज, हर मसले, हर रिलेशन के साथ होते हैं। प्रेमी और प्रेमिका का जो रिश्ता है, हाँ। उसमें हकीकी पहलू जो होता है, जिसको दरअसल हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, बिल्कुल। है ना, उन चीजों को इतने भाव विभोर तरीके से, और अगर हम मनोवैज्ञानिक तौर पर बात कहें तो कमोबेश हर प्रेमी प्रेमिका कभी न कभी, कहीं न कहीं, बिल्कुल इसी अंदाज में, बिल्कुल इन्हीं लफ्जों में ये चीजें सोचता है। मैं हाँ। ये अपने अपने लेवल पर इस चीज को ऑथेंटिफाई कर सकती हूँ। अच्छा, अच्छा। तो ये इस कहानी की खूबसूरती है कि ये यथार्थ के करीब है, यथार्थवादिता के नहीं, हाँ। यथार्थ के करीब है। आप देखिए, इसको एक ऐसे समझें अगर हम, कि आपको मीठा पसंद है, हाँ। मैं आपको सुबह शाम दोपहर रात मीठा 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 खिलाऊंगी, हम्म। क्योंकि आपको मीठा पसंद है। हाँ। आप हाँ। बहुत जल्दी उससे ऊब जाएंगे। उठ बिल्कुल जाएंगे। ऐसा ही किसी भी रिश्ते के मोनोटोनस, फिर चाहे वो प्रेम का अतिरेक क्यों ना हो, हाँ। और यहाँ हम इंसानी प्रेम की बात कर रहे हैं, जिसमें अतिरेक आना अवश्यम भावी है, आता ही है। लेकिन जब तो आप बाहर जी, जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि जब आप यथार्थ की बात करती हैं और जब हम ये देखते हैं कि वो इतना सफाकी से उस यथार्थ को लिखते हैं जिसको आप कहीं ना कहीं इसको सनद दे रही हैं एक, कि हाँ भाई इस जी। तरह का एक जी। इंसानों की जिंदगी में ये भी पड़ाव आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि चलिए ज़हनी तौर पर अगर हम इस बात को मान भी लें और उनके यथार्थ को कबूल भी कर लें, तो वैद की एक कहानी हमें बड़े उलझाव में डाल देती है पूजा। और जी। वो कहानी है वो कौन थी? उस कहानी में हम देखते हैं कि वैद का जो यथार्थ है, वो एक दूसरी सतह पे पहुँच गया है और वो जी। यथार्थ से आगे निकल के वो चीज़ जो है वो एक तरह के एक, बल्कि उसको नंगा सच भी नहीं कह सकता मैं। मुझे लगता है हम्म। कि वो उससे भी परे कोई चीज़ है जो कि बहुत ज़ालिम, ब्रूटल और बहुत ही खतरनाक किस्म की कोई चीज़ बन गई है, जो कि हम्म। इंसानी सतह पे बहुत हो सकता है कि उस तरह से होती भी हो कहीं न कहीं, लेकिन हम्म। वो इमेजिन करना भी पढ़ने वाले के लिए बहुत मुश्किल होगा, मतलब बहुत दर्दनाक हो सकता है। तो इस जी, यथार्थ के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जब हम कला को पढ़ते हैं, कला के बारे में एक विषय के रूप में, तो हम जानते हैं कि यहाँ कुछ प्रकार के रस होते हैं। हुँ। देयर आर डिफरेंट मोड्स एंड मूड्स ऑफ आर्ट।
हाँ। उसमें एक रस आता है विद्रूप, हम्म। ब्रुटैलिटी, हम्म। जहां पर अपने पीक पर, अपने चरम पर होती है विद्रूपता, जहां पर हाँ। अपने चरम पर होती है विद्रूपता। हम्म। जब मैंने वो कौन थी कहानी पढ़ी, हाँ। शुरुआती स्टेज में एक लड़का और एक लड़की हाँ। हम आहंग होने के बाद आपस में बैठे हुए हैं, और लड़की अचानक से उस लड़के से सवाल पूछती है कि मुझे तुम आज बता ही दो कि वो कौन थी। हाँ। बिल्कुल। परिप्रेक्ष्य जो है कि पहले क्या हुआ होगा, वो हाँ। हमारे सामने आ जाता है इस एकमात्र सवाल से। ये पूरी कहानी लड़की के सवाल और लड़के के जवाब न देने के बीच जो लड़के के जहन में चल रहा है, उस कश्मकश को बयान। उस कश्मकश की कहानी है। अब बिल्कुल। उस कश्मकश में हम्म। वो बीइंग अ मेल, मैं हम्म। उससे रब्त कायम नहीं कर सकती कि हाँ। वो किस हद तक सोच सकता है, हाँ। विद्रूपता की क्या सीमा हो सकती है। ये उस किरदार की अपनी कैपेसिटी है कि हाँ। वो एक लिमिट पर जाकर के इतना ब्रूटल हो जाता है कि मुझे इस सवाल का जवाब नहीं देना के एवज में मैं क्या क्या कर सकता हूँ। हाँ। वो कहानी आपको मेंटली डिस्टर्ब करती है। लेकिन उस कहानी में मैंने जो महसूस किया, मुझे लगता है कि जी। वो जवाब खुद खुद जो है वो उस पे जो जो ये सब कुछ सह रहा था और जवाब नहीं देना चाह रहा था, वो जो किरदार है, वो जी। जवाब खुद उस पे पूरी तरीके से वाज़ेह नहीं था, क्योंकि वो खुद भी सोच रहा है कि ये किस खास पर्टिकुलर लड़की के बारे में या कन्या के बारे में पूछ रही है, क्योंकि जी। वो कह रहा है कि मेरे तो अलग अलग औरतों से ताल्लुकात रहे हैं, और हम्म। मतलब उसमें मैं किसके बारे में इसे बताऊं। तो मुझे लगता है कि वो जी। वहां पे, अच्छा एक चीज जो छोटी सी बात है, पूजा सॉरी हम्म। आपको इंटरप्ट कर नहीं रहा हूँ, नहीं लेकिन मुझे लगता है कि हम्म। उसमें जो मर्दाना एक किस्म का की झल्लाहट है, और जो हम्म। चीजों को छुपाए रखने की एक ख्वाहिश है, और मतलब किसी जवाब को ना देने की, और इस बात की कि ताकतवर तो मैं हूँ और मैं इन सब हम्म। चीजों को छुपाए रख सकता हूँ। मुझे वो झल्लाहट और वो पावर का कुछ गेम भी उसमें नजर आया है। आप क्या देखिए, महसूस करते बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो आपने हम्म। पावर गेम की बात की, वो मेल और फीमेल में सदियों से चला आया है, और उसको वैद ने बहुत अच्छे तरीके से पिन पॉइंट किया है। हाँ। यहाँ मैं इसे यूं देखना चाहूंगी कि जवाब कोई क्यों नहीं देना चाहता। हम्म। पहला तब जब खुद उसे क्लियर ना हो कि उसे जवाब क्या देना है। हाँ। बिल्कुल। इस कहानी की बात करें तो किसके बाबत जवाब दूं? मेरी जिंदगी में बहुत सी लड़कियां आई, हाँ। मैं किसके बाबत जवाब दूं? हाँ। दूसरा ये कि मैं बताना ही नहीं चाहता, मैं जवाब देना ही नहीं चाहती या चाहता। हाँ। इन्हीं दो सूरतों में हम जवाब देही को हाँ। नकार देते हैं। हाँ। इस कहानी की बात करें, अगर हम इसी कहानी की बात करें, तो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देता है कि उसे वो दोनों ही चीजें हैं कि किस लड़की के बारे में बताऊं और मैं क्यों बताऊं। हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल। किसी भी वैद जो है वो, उनके यहाँ पर इधर ब्लैक है और वाइट है, ग्रे चीजें बहुत कम है। हाँ। ग्रे तब आता है जब हम जहनी मानसिकता, जहनी बातचीत जो है, जो कहीं नहीं दिखाई जाए, हाँ। जो भी सामने हो रहा है वो दिखाया जाता है, तो हम नहीं जानते कि जहन में क्या चल रहा है। पर वैद जो है वो, यहाँ एक्चुअली तीन किरदार हैं। एक वो लड़की हाँ। जो लड़के से पूछ रही है, एक वो लड़का जो लड़की से जवाब दे रहा है, और एक वो लड़का और उसका अंतर्मन या उसका कॉन्शियस जो उस लड़के से आपसे बात कर रहा बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है है। ना? तो जब ये तीन लोग सामने आते हैं तो मेजोरिटी जाती है लड़के की तरफ कि मुझे न तो मुझे जवाब देना है और मैं क्यों जवाब दूं। हम्म। तो वो जब उसे उकसाया जाता है बार बार, तो वो अपनी ब्रुटैलिटी की हद तक, मैं उसके किरदार को या उसके सोचने को जस्टिफाई नहीं कर सकती, बिल्कुल। पर जो बिल्कुल। मैं पढ़कर समझ रही हूँ हाँ। कि अगर जो चीज आप नहीं करना चाहें उसके लिए यदि आपको उकसाया जाए तो आप किस लिमिट तक जा सकते हैं, ये वैद का किरदार यहाँ बताता है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। वैद के यहाँ जो जहन में चलती हैं चीजें, जो अंदरून की बात होती है, हमने उसकी बात करी है। हम बात करते हैं वैद जहाँ जहाँ समाज की चीजों को सामने लेके आते हैं, और समाज के मामलात को बहुत खूबसूरती से लिखते हैं। एक उनकी कहानी जिससे मैं बात करना चाहूंगा, वो है शंकर। शंकर जी। कहानी, जाहिर है कि शंकर का किरदार एक निचले तबके से ताल्लुक रखता है। मतलब वो निचला तबका जो हमारे समाज का पैदा किया हुआ है, जी, जमींदार है वो। क्लास के जी। एतबार से। तो वो उसकी झुंझलाहट और उसके गुस्से को वाज़ेह करने वाली एक कहानी है। लेकिन हम्म। उस कहानी में, क्योंकि मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब भी लगी, और ज़ाहिर है कि बहुत सारे सुनने पढ़ने वालों को लगेगी,
कि शंकर अपना गुस्सा जो है वो औरतों पे, अपनी बीवियों पे निकालता है। ऐसी ही एक कहानी मैंने राजेंद्र सिंह बेदी के यहाँ भी पढ़ी थी। खैर उसका जिक्र यहाँ पे बेमहल होगा थोड़ा सा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये है कि ये जो एक झुंझलाहट का इस्तेमाल है औरतों पे, इसको भी कहीं ना कहीं फोकस करना चाहिए, इस पे भी बात होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल पहले शंकर पे भी बात करते हैं कि शंकर का किरदार जो है वो आपको कैसा लगा, किस तरह आपने उसको देखा। देखिए तसनीफ, जी। शंकर जो कहानी है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और सभी लोग वेद को उनके यथार्थ, जो भी कुछ वास्तविकता में हो रहा है उसको जस का तस प्रस्तुत कर देने के लिए ही वेद जाने जाते हैं। हाँ बिल्कुल। शंकर कहानी उनके कीन ऑब्जर्वेशन, जो बहुत गहरे तरीके से जो है निरीक्षण किया गया है अपने माशरे का, अपने समाज का, कि उनके आसपास क्या हो रहा है। मैं किसी चीज को जस्टिफाई तो नहीं कर पाऊंगी, करना चाहूंगी भी नहीं, परंतु शंकर का किरदार एक जमादार का किरदार है, जो लोगों के घर और उनके टॉयलेट्स क्लीन करता है, और उनके घर, वो और उसकी पत्नी, और वो जो है 3 शादियां कर चुका है, और तीनों बीवियां उसके मारे जाने की वजह से, उसको आए दिन अपनी भड़ास उन पर निकाल देने की वजह से छोड़कर चली गई हैं। फाइनली वो चौथी पत्नी लेकर के आता है, और वो उसके साथ कहानी रहने तक टिकी रहती है। अब इसके अंदर जो सामाजिक परिवेश दिखाया गया है, उसमें जो चीज सबसे पहले दिखाई देती है वो ये कि एक औरत को बचपन से लेकर बड़े होने तक, एक लड़की को औरत बनने तक जो परिवेश दिया जाता है, वो उसको जस का तस कच्चे घड़े की तरह, कच्ची मिट्टी की तरह पक्का होने तक उसको स्वीकार कर लेती कि यही मेरा सत्य है। मैं ये खास तौर पर मैं ये निचले तबके की बात कर रही हूँ, जहां पर पढ़ाई नहीं है, जहां पर अपनी समझ को पैदा नहीं होने दिया जाता, आप पर अपनी समझ हावी की जाती है, गालिब की जाती है। तो यहाँ पर जब वो शंकर की चौथी पत्नी आखिर में उसकी मार से तंग आकर के जब चिल्लाती है, और शंकर उसको ये कहता है कि क्या तुम साहूकार की लड़की हो या साहूकार के यहाँ की औरत हो जो अपनी बात को इस तरह रख रही हो, मैं अपना गुस्सा किस पर निकालूं, और वो मान जाती है। तो ये निचले तबके की औरतों की तरबियत है, उनको यही सिखाकर, ठोक बजा करके सिखाया जाता है कि यही होना है। अच्छा, जब आप पूरी कहानी से गुजरेंगे तो आप देखेंगे कि जो ऊंचा तबका है, जहां पर शंकर और उसकी पत्नी काम करते हैं, वो सब भी कहीं न कहीं इस विशेष भाव का पोषण करते हैं कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक है, इस पर जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए। जब आप पूरी कहानी से जब आप गुजरते हैं, तो कहीं न कहीं वो जो हीन भावना है, वो जो मैसेज है कि तुम नीचे हो, तुम नीचे ही रहो, उसको हर लेवल पर, माशरे के हर लेवल पर पोषित किया जाता है। शायद यही चीज मुझे लगता है कि वेद दिखाना चाह रहे थे। उन्होंने कोई मैसेज नहीं दिया, कोई ज्ञान नहीं दिया, अपनी बात नहीं कही, उन्होंने आपके सामने सिर्फ आईना रख दिया। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो यहाँ पे ये भी होनी चाहिए कि शंकर का किरदार या उस जैसे हजारों किरदार जो हमको नजर आते हैं, उन पर समाज की कोई तवज्जो उस तरह से नहीं होती है, और समाज उनको कहीं ना कहीं उस निचले पायदान पर खड़े रहने के लिए मजबूर करता है। और न सिर्फ ये कि वो उनको पैसे के एतबार से, क्लास के एतबार से उनके साथ जुल्म करता है, बल्कि उसमें एक उसका मुझे लगता है कि एक पहलू ये भी है कि वो उसको ज़हनी तौर पर बहुत सारे कचोके देता है। मतलब जैसे शंकर की बीवियां जब उनको छोड़ के चली जाती है, तो समाज का ये जानने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है कि शंकर आखिर अपनी बीवियों को मारता कूटता क्यों है इतना ज्यादा। कोई भी बैठ के उससे बात नहीं कर रहा है, कुछ जानना नहीं चाह रहा, कोई साइको एनालिसिस नहीं करना चाह रहा है, कोई पूरी चीज को समझना नहीं चाह रहा है। लेकिन वो शंकर को वो इस बात का लुत्फ लेते हैं, मजा लेते हैं कि देखें अब ये नई बीवी कौन सी लेके आएगा, और देखें कि वो नई बीवी इसको छोड़ के कब भागती है। तो एक समाज का एक एंटरटेनमेंट बन जाने की वजह से भी शंकर के ऊपर जो झुंझलाहट है और उसके साथ जो बर्ताव है वो तो है ही खैर बहुत अजीब। बहरहाल इस पे बात लंबी हो जाएगी, हम इसी से, और शंकर कहानी भी अदबी दुनिया पर अपलोड की हुई है, खुद पूजा ने पढ़ी है, आप लोग सुन सकते हैं। एक कहानी और है जो कि खुद पूजा ने रिकॉर्ड की है, वो है एक बदबूदार गली। पूजा उसके बारे में बात करते हैं। और बदबूदार गली जो है वो सिर्फ एक गली से गुजरते हुए एक आदमी है जो गली से किसी और शख्स को लेके जा रहा है और उसे गली से मुतारिफ करा रहा है, गली का परिचय करा रहा है एक तरह से।
और जी, वो कहानी इतनी दिलचस्प है कि वो गुजरते गुजरते ही गली के बारे में जो कुछ बताता है, हम वो सब मानो लगता है कि हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। जी, बिल्कुल। और हमें अपने समाज की वो नंगी तस्वीर देख के बड़ा दुख भी होता है और बड़ी हैरत भी होती है कि कृष्ण बलदेव वैद इतनी बारीक नजर रखते थे इस तरह की चीजों पे। बिल्कुल तसनीफ, मुझे लगता है कि ये कहानी जो है वो वास्तविकता के जितनी करीब है, उतना ही हमें अपनी शर्मिंदगी का शिद्दत से एहसास करवाने वाली होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आप उस कहानी को जिस शिद्दत के साथ वो लिखी गई है, जो वैद बताना चाहते हैं, हाँ, बहुत छोटी-सी कहानी है, एक गली जिसमें 5-7 घरों का जो है वो मुज़ाहिरा किया गया है एक व्यक्ति के द्वारा जो खुद उसी गली में एक कमरा लेकर के रहता है। हाँ, उस गली की शुरुआत एक कचरे के ढेर से होती है जिस पर घूमते हुए कुछ जानवर, जो आपको जानवर दिखेंगे पर अगर आप गौर से देखेंगे तो उस गली में रहने वाले लोगों के बच्चे हैं जो खाना-पीना या कुछ काम की चीज़ें ढूँढने के लिए उस कचरे के ढेर पर चढ़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। ये समाज का वो हिस्सा है जिसे अक्सर छुपाया जाता है, जिसको हर कोई दरकिनार कर देना चाहता है, जिसको हाशिए से भी बाहर अगर कोई जगह होती है, तो हमने इसे वहाँ रख दिया है। हमने उसको लिखना, पढ़ना, देखना, सुनना, जानना, उसके बारे में बात तक नहीं करना चाहते। ये उस तबके की कहानी है। बिल्कुल, बिल्कुल। उस गली में मौजूद 3-4 घर जहाँ पर वही सारी घटनाएं होती है जो कहीं न कहीं हम जानते हैं कि हाँ, निचले तबके में होती है। हुँ, पर वैद की ये कहानी हमें ये बताने के लिए कही गई है कि उसमें हम क्या करते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल उसमें सही। हमारा एक एक ऊंचे तबके, सो कॉल्ड ऊंचे तबके के बाशिंदे होने के नाते आपका क्या रोल है उनको और ऊपर लाने में, जो हाँ, कि इंसानियत कहती है। ये मेरा परसेप्शन है जो वैद की कहानी पढ़ करके मैंने निकाला हाँ। नहीं, कि और आप सियासत उनके लिए। सियासत और समाज उसका क्या हल निकालते हैं, इस तरह की कहानियाँ लिखी भी इसलिए जानी चाहिए, क्योंकि ये जी, सबकी नज़र में आए और सियासत और समाज मिल के इनका कोई हल निकालें और इस तरह की कम से कम जो कहानियाँ हैं, जो इतनी ज़्यादा शफ़ाफ नज़र आती हैं देखने में, लेकिन वो हमारे समाज का बहुत मतलब सीधा-साधा सच है, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता, मुँह नहीं फेरा जा सकता। पूजा, हम इसकी बात कर रहे हैं मतलब ये लोअर क्लास की, सो कॉल्ड लोअर क्लास की हमने बात करी, उसमें लिखी हुई कहानियों की बात करी, उसमें उनकी जो नंगी सच्चाइयाँ हैं, वैद ने जिनको लिखा है, रकम किया, उसकी बात करी है। मध्यम वर्ग की बात कर लेते हैं, जो कि बात करते हैं जब एक अपना मकान एक कहानी है। जी, अपना जी, मकान भी आपने रिकॉर्ड की है, पढ़ी भी है, ज़ाहिर है आपने उस कहानी में महसूस किया होगा कि मध्यम वर्ग का जो सबसे बड़ा मसला होता है, वो यही हुँ, होता है कि भई उनको अपना एक घर बनाना है। और वो जी, घर बनाने में और वो उस बचत में और वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हुँ, तो वो जो चीज़ है, मुझे नज़र आई इनके यहाँ और हुँ, लगा कि इसको इन्होंने लिखते वक़्त एक थोड़ा-सा कहीं न कहीं हम उस यथार्थ से थोड़ा आगे जाके एक्ज़ैजरेशन एक मुझे महसूस हुआ उसमें, हुँ, हुँ, ख़ास तौर पे एंड में। लेकिन जी। मुझे ये महसूस हुआ कि ये कहीं-कहीं शायद ज़रूरी भी है इस तरह की कहानियों को बयान करने के लिए। तो अपना मकान पर आपकी राय क्या है? अपना मकान के बारे में मैं अगर बताना चाहूँ तो जी। एक मुहावरा जो है वो आम तौर पर प्रचलित है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कि दूसरे की थाली में घी ज़्यादा दिखाई देता है। हाँ, हाँ, या बिल्कुल। अंग्रेज़ी में हम कहें तो ग्रास इज़ ऑलवेज़ ग्रीनर एट द अदर साइड, हाँ, है ना? तो ये एक जिस तबके की बात हो रही है वो गरीबी की रेखा से ठीक ऊपर का तबका है। हाँ, बिल्कुल। जो जो थोड़ा पढ़ लिख गया है, जिनके पास थोड़ी बहुत नौकरी वगैरह है और अब उनके सपने तबके के अनुसार थोड़े से ऊँचे हो गए हैं कि और कुछ हो ना हो, एटलीस्ट टूटा-फूटा ही सही एक घर हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल है सही। ना? तो ये 2 दंपत्तियों की कहानी है, 2 फैमिलीज़ की कहानी जिसमें दोनों ही के जो मरकज़ी किरदार हैं दोनों फैमिलीज़ के, वो दोनों बैंक में हैं, अलग-अलग बैंक्स में। एक बहुत कंजूसी करके फाइनली अपना एक घर बना लेता है हाँ, और दूसरा जो है पहले उनको क्रिटिसाइज़ करता है, बट जब वो ये देखता है कि अरे इसने अपना घर बना लिया तो वो भी उन्हीं की लीक पर चल पड़ता चल पड़ता है। बिल्कुल सही बात है है। ना? तो ये इस कहानी को बताने का मकसद मुझे लगता है कि वैद जो है अपनी कहानियों को खुला छोड़ते हैं।
और थोड़ा सा कॉमिकल उसको बनाते हैं, और हाँ, इसमें नहीं, शायद। ये कॉमिकल चीजें भी दरअसल हमारे समाज में अक्सर होती हैं। हाँ, होती हैं, और हैं भी कहीं ना कहीं बहुत हास्यास्पद हैं। मैं इसको बीच का दरवाजा में भी हम देखें तो अच्छी तरह से ये बिल्कुल, नजर नजर आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बीच का दरवाजा की अगर हम बात करें तो एक फैमिली जिनकी 3 लड़कियां हैं, सबसे छोटा एक लड़का है, एक कमरे के मकान में रह रहे हैं और बिल्कुल लगता हुआ मकान एक बैचलर का, एक कुंवारे लड़के का है, हाँ। जिसको वो वैसे वैसे वो कोई तवज्जो नहीं देते। हम्म। उनका बहुत अच्छा मिलना-जुलना है, पर जब वो थक जाते हैं कि उनकी लड़कियों की कहीं शादी नहीं हो रही हाँ। और वो जो बैचलर लड़का है वो अकस्मात उनकी परेशानियां सुन सुन के जब परेशान हो जाता है और अकस्मात उनको ये ऑफर देता है कि आप अपनी बड़ी बेटी की शादी मुझी से क्यों नहीं कर देते, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो सही। उनका सेंटर डिस्टर्ब हो जाता है, मरकज हिल जाता है कि ये इसने कैसे कह दिया, ये कौन जात, इसको हाँ। कैसे दे दूं, ये वो, मतलब सारी वो तमाम वो चीजें जो माशरे का केंद्र होती हैं वो उस समय वो अपनी परेशानी के रूप में ले आते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसी तरह की एक कहानी है दूसरे का बिस्तर, वो भी बड़ी उम्दा कहानी है, जिसमें कि इसी तरह के मिडिल क्लास की एक प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरीके से उजागर किया गया है, कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं, और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उन लोगों के लिए भी खुद कितने मतलब शर्मिंदगी का बायस होते हैं, जो उसमें मुब्तला होते हैं अक्सर। वो उसको किस तरह से उसको दिखाया है, वो भी बड़ी खूबसूरत कहानी बन गई है। अब आते हैं हम इलीट क्लास की, कुछ मतलब बात करते हैं थोड़ी सी, जिस पे उन्होंने रोशनी डाली है। और इस पे हम जरा अभी इस पे एक ही कहानी की बात करेंगे, क्योंकि जाहिर है कि बातचीत काफी लंबी होती जा रही है। एक कहानी है भगवान के नाम सिफारिशी चिट्ठियां। जी, ये बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। एक शख्स है, वो मरने जा रहा है, उसको पता है कि अब वो भगवान के पास जा रहा है। अब भगवान के पास जाने से पहले उसने सारी जिंदगी अपना काम जो है वो सिफारिशी चिट्ठियों से ही चलाया है। तो अब वो ये जी, कर रहा है कि वो शहर के मुख्तलिफ लोगों के पास जाके, जिनमें से कोई जो है वो किसी मंदिर का महंत है, कोई जो है वो डॉक्टर है, कोई जो है यूएस एम्बेसी का में भी चला जाता है वो, और वहां पे भी जाके वो बोलता है कि भाई गॉड के नाम एक चिट्ठी दे दीजिए। तो उसको ये जी, लगता है कि मैं खुदा के यहाँ भी जाऊंगा, भगवान के यहाँ भी जाऊंगा, तो मेरी ये सिफारिशी चिट्ठियां जो हैं वो मुझे मेरे काम आएंगी। तो ये जी, बड़ी दिलचस्प इनकी एक मुझे बात लगी, और वही जो लगा मुझे कि जिस एक मिडिल क्लास के यहाँ जो एक कॉमिकल सिचुएशन पैदा होती है, उससे कई गुना ज्यादा अपर क्लास में, खास तौर पे जो ये एलीट क्लास है, इनके जी, यहाँ की जो बेवकूफियां हैं, इनके यहाँ की जो मतलब घामड़पन है, खास तौर पे जो दुनिया को जी, सिर्फ पैसों से तोलने, सिर्फ पैसों से देखने, और दुनिया आफ्टर लाइफ को भी उसी तरीके से देखने का जो एक नजरिया है, वो साफ नजर आता है, और उसको बहुत अच्छी तरीके से वैद ने बयान किया है। एक ये सब कहानियों पे हमने गुफ्तगू करी है पूजा। एक जी, बात करता चलूं, चूंकि अधूरा रह जाएगा। कृष्ण बलदेव वैद के बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये पूरी बातचीत अधूरी रह जाएगी अगर हम उनके फेमस किरदार पे बात नहीं करते हैं, जो कि बाद में उन्होंने नॉवेल भी लिखा और बहुत कंट्रोवर्सी में भी आया, वो पढ़ा बेमन, वो नॉवेल, जी, विमल। जी, जी, तो मुझे लगता है कि जब हम समाज की बात करते हैं, सियासत की बात करते हैं, इंसानी वजूद की बात करते हैं, उसके साथ साथ फलसफे की बात करते हैं, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि बिमल के यहाँ बहुत ज्यादा उसके अंदर आ गए हैं, उस कहानी में जिसकी हम बात करें, बिमल, कॉफी हाउस और बुनियादी सवाल। तो जी। बहुत ही मतलब मुख्तसर उसमें बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और इसको पढ़ के आपने क्या महसूस किया। देखिए, बिमल को पढ़ने से पहले मैंने उनकी बहुतेरी कहानियाँ पढ़ी। जी। मैं ये चीज़ सोच करके ये बात सोच करके मुतासिर हुई कि ह्यूमन साइकोलॉजी पर, चाहे वो मेल की हो, चाहे वो फीमेल की हो, हाँ। वैद का बहुत अच्छा कमांड रहा है। बहुत बिल्कुल। अच्छे से उन्होंने उसे समझा है और लफ्ज़ों के ज़रिए अपनी कहानियों में यदा-कदा उकेरा भी है, चाहे वो मेल की हो, चाहे फीमेल की हो। जी। विमल को पढ़कर जो एक अतिरेक चीज समझ में आती है वो ये कि अगर आप समाज की मनोवैज्ञानिकता देखना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि एक माशरे का की साइकोलॉजी क्या होती है, तो आप विमल के कैरेक्टर को जरूर पढ़िए, हाँ। क्योंकि विमल जैसे कैरेक्टर से ही समाज बनता है। हाँ। तो एक एक पूरे माशरे का जो, जिसको हम कहते हैं ना, एक स्पेशलाइज्ड मैनर और एक जनरलाइज्ड मैनर, तो विमल जो हम्म। है वो माशरे का एक पिलर है। हाँ। विमल जैसे कई विमल मिलकर के एक माशरा बनाते हैं। तो अगर आप किसी समाज को समझना चाहते हैं कहानी के जरिए, तो आप
बेझिझक विमल पर जाइए, आप उसे पढ़िए, आपको पूरे समाज की मानसिकता समझ में आएगी कि हम लोग जिसको जो हम कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। हम्म। तो ये विमल का जो कैरेक्टर है, जो दो कहानियों की आप बात कर रहे हैं तसनीफ, जी। कॉफी हाउस में जाकर के विमल का बैठना और हाँ, विमल का अपने आप के साथ जद्दोजहद करना, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें और हम कहीं न कहीं समाज के हर पहलू को बिल्कुल हम्म, उसके नंगे स्वरूप में देखते हैं। बिल्कुल सही बात है। और जितना ज्यादा वो कहानी उलझी हुई है, उससे हमें ये एहसास होता है कि ये लेखक का अपना दिमाग और खुद समाज दोनों बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। खैर, बहुत ही उम्दा गुफ्तगू रही है। हमने कहानियों पे, जाहिर है कि उन्होंने तो बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, सब पर बात करना तो मुमकिन नहीं है अपने कम वक्त में, लेकिन हम उम्मीद है कि हमने उनकी नुमायां कहानियों पे बात की है। और दोस्तों से मैं कहूंगा, गुजारिश करूंगा कि जिन्होंने उनकी कहानियां नहीं सुनी हैं, तो हमने कुछ अपलोड की हैं, कुछ अपलोड करेंगे आने वाले समय में। तो कृष्ण बलदेव वैद को जरूर पढ़ें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी, और कौन कौन से ऐसे राइटर्स हैं, कौन कौन से ऐसे लेखक हैं, शायर हैं, अदीब हैं, जिन पे आप मेरी और पूजा की और दूसरे दोस्तों की बातचीत सुनना चाहेंगे, सुनना पसंद करेंगे। हमें जरूर बताइए, इस कन्वर्सेशन के बारे में भी बताइए। पूजा, बहुत जल्दी हम कृष्ण बलदेव वैद की के नॉवेल पे, उनके उपन्यास पे, बचलन बीवियों का दूध, उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जी, यूनिक है। ज़रूर, और ज़रूर। इस पे मैं बस चलते चलते आपसे आखिरी कमेंट लूंगा उनके फिक्शन पे, कहानियों पे। जी, बिल्कुल, मैं वैद के बारे में बाख़ुशी कहना चाहूँगी कि आप वैद को किसी भी साधारण खाने में नहीं रख सकते। उनकी कहानियों से हम आहंग होने के लिए, आपको उनके किरदारों को समझने के लिए वो कहानियाँ आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट माँगती हैं। तो मेरी ये पर्सनल राय है कि वैद को ज़रूर पढ़ें। बेशक वैद हाशिए पर बैठे लेखक सही, परंतु वैद को उनकी वास्तविकता के बेहद करीब होने के कारण पढ़ा जाना चाहिए, उनके मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के लिए पढ़ा जाना चाहिए, उनकी प्रयोगात्मक शैली के लिए पढ़ा जाना चाहिए। वैद को ज़रूर पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा। गुफ्तगू मुझे लगता है बहुत अच्छी हुई है, और आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे। अगले हफ्ते हम किसी और लेखक की कहानियों पर आपके सामने हाजिर होंगे बात करते हुए। और बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, अपना वक्त देने के लिए। शुक्रिया तस्नीर, शुक्रिया तस्नीर।